वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 01 पे। सो बेसिकली आज हम इंग्लिश के सेक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर एसटी के हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो एक बार कॉपी और पेन निकाल लो और कोई भी वर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आपको नया दिखे तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाला है। हो सकता है जो वोकेब आज हम डिस्कस करें अपकमिंग एग्जाम में आपको उसी तरह के वोकेब या उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेन्योरी। पेन्योरी वर्ड का आपको क्या चाहिए है? सिनोनिम चाहिए है, सिमिलर वर्ड चाहिए है पेन्योरी के लिए। देखो बेसिक वे में अगर हम देखें तो पेन्योरी का मीनिंग होता है गरीबी या दरिद्रता। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर करिए और उसके बाद आंसर को देखिए, सॉल्यूशन को देखिए। तो पेन्योरी का मीनिंग क्या हो गया? गरीबी हो गया या दरिद्रता हो गया पेन्योरी, ठीक है। तो पॉवर्टी मीन्स भी गरीबी ही होता है और पेन्योरी के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या हो गया? पॉवर्टी हो गया। पेन्योरी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो गया? पॉवर्टी हो गया, ठीक है। रीडेबिलिटी मतलब सुपाठ्यता हो गया, अच्छे से पढ़ सकते हैं जिसको। कंपेटेबिलिटी का मतलब अनुकूलता हो गया, अनुकूलता से हम रिलेट कर सकते हैं इसको, अनुकूलता, कंपेटेबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं टेम्परेरी को अगर हम रिलेट करें तो मतलब कुछ भी ऐसा जो टेम्परेरी, जो स्थायी नहीं, उससे हम टेम्परेरिटी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन वर्ड है पेन्योरी, गरीबी या दरिद्रता, और उसके लिए जो हमारा सिनोनिम जाएगा दैट वुड बी पॉवर्टी। प्यारा सा सेगमेंट था, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे एरेडिकेशन है, रेगुलराइजेशन है, मैनिपुलेशन है, मैनिफेस्टेशन है, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे सामने। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम देखें तो मैनिफेस्टेशन वर्ड का स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। इट शुड बी मैनिफेस्टेशन, MANIFESTATION, मैनिफेस्टेशन मतलब प्रत्यक्षीकरण किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो आंसर तो हमारा फोर्थ पार्ट ही जाएगा। अब इरेडिकेशन का मतलब समूल नाश करना, रेगुलराइजेशन रेगुलराइज करने के सेंस में यूज हो गया। अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो काम निकालने के सेंस में मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अभी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चाहिए था और मैनिफेस्टेशन का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग था जो हमने करेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको क्या करना है? उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। द मैनेजर वॉज रेफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ लॉस टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग हिज एड्रेस। मतलब जब मैनेजर एड्रेस कर रहा था तो वो रेफर कर रहा था पुराने जो एग्जाम्पल्स थे, किस चीज़ के? लॉस के। एम्प्लॉयज़ को रेफर कर रहा था क्या? जो पुराने एग्जाम्पल्स थे लॉस के, मतलब जो लॉसेज हुए पुराने, उनको रिफर करने का काम कर रहा था मैनेजर, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। देखो याद रखना, रिफर के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन आपको मिलता है वो टू मिलता है। रिफर के साथ आपको जो प्रपोजिशन मिलता है वो कौन सा मिलता है? टू मिलता है। रिफर टू, कुछ ऐसा जाएगा। तो रिफर के साथ अगर टू मिलता है तो आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। द मैनेजर वॉज रेफरिंग टू, रेफरिंग अबाउट नहीं जाएगा, रेफरिंग टू जाएगा। द मैनेजर वॉज रेफरिंग टू द प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ लॉस टू द एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग हिज
एड्रेस, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपका जाने वाला है और बिल्कुल आंसर आपका सेकेंड पार्ट होने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यहाँ पे वो फिल करना है। Although they searched for an hour, they were not able to find the dash easily. अब यहाँ पे यद्यपि उन्होंने क्या किया, सर्च किया for an hour, 1 घंटे तक सर्च किया, they were not able to find dash easily. बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो लोकेशन सबसे अच्छा वर्ड हो जाएगा। Although they searched for an hour, they were not able to find the location easily. कुछ ऐसे। अब फाइंड द मीटिंग स्पेस, ये तो गलत हो जाएगा। अगर स्पेस की बात होती भी तो मान लीजिए किसी बस के अंदर या किसी पर्टिकुलर कंटेनर है कोई या कुछ सामान रखना है तो वहाँ पे स्पेस को रेफर करते तो ठीक है, स्पेस हो जाता। अभी लोकेशन होगा। वेयर अबाउट को हम ठिकाने से भी रिलेट कर सकते हैं, ठौर ठिकाना पता, कुछ ऐसे। सो वेयर अबाउट्स को कुछ हम ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो वेयर अबाउट्स का भी कोई चांस नहीं। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं तो 100% आपका सिक्सर लग चुका है। आपका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। फाइंड द फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक क्लोज टेस्ट आपको दिया हुआ है जहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग है। आपको उन वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है, और इस पैसेज को कंप्लीट करना है। देखो क्लोज टेस्ट होता क्या है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है। क्लोज टेस्ट अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन है फिल इन द ब्लैंक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे आपको एक पैसेज प्रोवाइडेड रहता है। अब आपको करना क्या है, इस पैसेज के पर्टिकुलर फिलर्स को क्या करना है, फिल करना है। इस पैसेज के पर्टिकुलर फिलर्स को आपको फिल करना है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वर्ड्स को फिल करके आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसी में से आपको वर्ड फिल करने हैं और सबसे रिलेवेंट वर्ड को आप फिल करेंगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लोज टेस्ट को फिलर मान लेते हैं। क्लोज टेस्ट करने का सबसे जो रॉन्ग मेथड है वो क्या है कि एक एक फिलर पे रुकना और उसके बाद में ऑप्शन पे जाना, फिर आंसर फिल करना। क्लोज टेस्ट क्योंकि एक पूरा कंप्लीट पैसेज है तो हो सकता है फर्स्ट फिलर का आंसर लास्ट के कॉन्टेक्स्ट से मिले या लास्ट फिलर का आंसर स्टार्ट से मिले। तो इसे आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फिलर के क्वेश्चन की तरह ट्रीट मत करिए। ये आपका एक कंप्लीट पैसेज है और हमेशा क्लोज टेस्ट को एक कंप्लीट पैसेज की तरह देखिए, ठीक है। आर्ट इज द यूज ऑफ डैश skill and imagination to create something that is beautiful or emotionally dash। आर्ट क्या है, यूज है किस चीज का, बेसिकली इमोशन का यूज हो सकता है, स्किल इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली डैश। दिस definition needs to be expanded. If you dash a little deeper, you will see that any skill can be considered an art dash if you exercise a little dash and creativity in the process। देखो कोई भी स्किल जो है, अगर मैं आर्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एक इमोशन भी होता है और कोई भी स्किल आर्ट हो सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए टीचिंग स्किल, वन हु लव्स टीचिंग तो वो एंजॉय करता है उस प्रोसेस को। जो टीच करना पसंद करता है वो उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है और जो प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है वही तो आर्ट का फॉर्म है। आर्ट क्या है, जिसमें इमोशन है, जिसमें एक्सीलेंस है, वही तो आर्ट है। समझ रहे हो ना। तो कोई भी स्किल अगर उसमें इमोशन है, अगर उसमें इमेजिनेशन है, अगर हम उसे क्रिएटिविटी के साथ प्रोसेस कर रहे हैं तो वो स्किल भी आर्ट का फॉर्म
ले लेती है। ठीक है, कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा, आर्ट इज द यूज ऑफ डैश स्किल एंड इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली डैश। अब यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा आंसर, इंटॉक्सिकेटिंग, क्रिएटिविटी, इमोशन, डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इंटॉक्सिकेशन को अगर हम रिलेट करें तो इंटॉक्सिकेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो नशा होता है। इंटॉक्सिकेशन मीन्स क्या हो गया, नशा हो गया। कोई भी अगर मटेरियल इंटॉक्सिकेटिंग है मतलब नशीला मटेरियल है या पदार्थ है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो गई है तो क्रिएटिविटी भी नहीं आएगा। हाँ, इमोशन की बात हो रही है आगे तो बिल्कुल इमोशन को ही हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो विनाश को रिलेट करेगा, तो इसका भी कोई चांस ही नहीं है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। सो आर्ट इज द यूज ऑफ इमोशन। यहां पे अगर आप देखें, आर्ट इज द यूज ऑफ इमोशन, skill and imagination to create something that is beautiful or emotionally creative, comforting, imaginative, tempting। tempting का मतलब होता है लुभावना या आकर्षक, लुभावना या आकर्षक। तो यहां पे टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली टेम्पटिंग, यही जाएगा आपका आंसर। क्योंकि क्रिएटिव, इमोशनली क्रिएटिव कैसे होगा, कंफर्टिंग मतलब आराम देने वाला, इमेजिनेटिव अगेन रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इमेजिनेशन का यूज़ हो गया है, तो इमोशनली इमेजिनेटिव गलत हो जाएगा। इमोशनली टेम्पटिंग मतलब लुभावना या आकर्षित करने वाला। बेसिकली हम आर्ट का यही मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो ब्यूटीफुल है, जो इमोशनली हमें क्या कर रही है, टेम्प्ट कर रही है, लुभा रही है, अच्छी लग रही है, कुछ ऐसा। दिस डेफिनेशन नीड्स टू बी एक्सपेंडेड। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस डेफिनेशन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने की नीड है, और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की नीड है। इफ़ यू डैश अ लिटिल डीपर you will see that any skill can be considered an art dash if you exercise a little dash and creativity in the process। now अगला जो आपका फिलर है R वाला, this definition needs to be expanded if you dash a little deeper। अब यहाँ पे play, look, dig, move, पिक कर दीजिए अपना आंसर। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, डीपर गहरा, तो डिग करने की ही बात होगी। डिग मीन्स खोदना होता है ना, तो अगर हम और थोड़ी गहराई में जाएं, कुछ ऐसा सेंस होगा ना यहाँ पे। तो इफ यू डिग अ लिटिल डीपर, थर्ड पार्ट ही आंसर होगा आपका। यू विल सी दैट एनी स्किल कैन बी कंसिडर्ड एन आर्ट डैश। अब यहाँ पे एन आर्ट डैश, जनरली, कॉमनली, पर्टिकुलरली, एट द आउटसेट। पर्टिकुलरली वर्ड सबसे अच्छा जाएगा यहाँ पे, विशेष रूप से। पर्टिकुलरली, एन आर्ट, पर्टिकुलरली, अब जनरली, कॉमनली नहीं जाएगा। एट द आउटसेट अगेन रॉन्ग हो गया। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से। इफ यू एक्सरसाइज a little dash and creativity in the process। if you exercise little, ड्रीम नहीं होगा, होप नहीं होगा, अगेन डिजायर भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है इमेजिनेशन। if you exercise a little imagination
एंड क्रिएटिविटी इन द प्रोसेस। अगर आप एक इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ प्रोसेस में जाते हैं तो वही चीज़ काफ़ी एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ती है, काफ़ी बूम करती है, और वो एक इफेक्टिव आर्ट वर्क कहा जाता है। अगर कोई काम भी है जिसको आप इंजॉय करते हैं, जो आपका पैशन है, अगर आप उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन रखते हैं, प्रोसेस में थोड़ा क्रिएटिविटी करते हैं, तो वो वर्क भी अपने आप में एक आर्ट का फॉर्म ले लेता है, जिससे वो काम करने वाला भी इंजॉय करने लगता है और जो स्टडी कर रहा है वो पर्सन भी इंजॉय करने लगता है, या जिसको उसका बेनिफिट मिल रहा है वो पर्सन भी इंजॉय करने लगता है। आई थिंक सभी को समझ आ गया। एक्चुअल में आर्ट के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया जा रहा है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नीदर फिश नॉर फॉल। फॉल का मतलब वैसे ना तो फिश और ना ही फॉल। फॉल का मतलब होता है मांस वाला पक्षी, मतलब ऐसा पक्षी जिसका मांस वगैरह खाया जाता है, उसको हम रिलेट करते हैं। पक्षी के मांस को भी हम फॉल से रिलेट करते हैं, FOWL, ठीक है। एक्चुअल में इस ईडियम का देखो ईडियम जो भी होते हैं, जैसे फिश और फॉल से इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। जैसे हिंदी में ही है, कहावतें होती हैं या मुहावरे होते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या बंदर और अदरक से कोई लॉजिक कभी मिलना है इसका? कभी नहीं मिलने वाला। बंदर और अदरक से कोई लॉजिक आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, नीदर फिश नॉर फॉल। एक्चुअल इसका जो मीनिंग जाता है दैट इज थर्ड पार्ट, विच समथिंग विच कैन नीदर बी ईटन नॉर बी प्रिजर्व्ड। मतलब कुछ भी ऐसा जो कि ना खाया जा सकता है और ना प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? नीदर फिश नॉर फॉल। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ना खाया जा सकता है, ना प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे खाना ज़्यादा हो गया, गर्मियों का टाइम है और फ्रिज है नहीं, तो अब खाया भी नहीं जा पा रहा है और साथ में बचाया भी नहीं जा पा रहा है, प्रिजर्व भी नहीं किया जा पा रहा है, और देने के लिए भी कोई है नहीं, क्योंकि जो भी है सब खा चुके हैं, ठीक है। तो इट वुड बी नीदर फिश नॉर फॉल। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। चल, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर है क्या। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। देखो, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है, और एक रीज़न, कई रीजंस में से एक रीज़न ये भी है माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का, कि जो इम्प्रॉपर वे है फूड को लेने का, खाने को लेने का या खाने का, जो इम्प्रॉपर वे है वो भी एक माल न्यूट्रिशन का क्या है, कारण है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में हमें बीमारी देखनी है क्या होगी। इनटेक को हम ग्रहण करने से रिलेट कर सकते हैं। देखो, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, कुछ इस तरह से जाएगा वन ऑफ द। अब यहां पे अगर हम देखें, वन ऑफ द रीजन होगा या रीजंस होगा? इट शुड बी रीजंस। वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वन ऑफ द रीजन नहीं बल्कि रीजंस होना चाहिए, और अगर रीजंस जाएगा तो ये हमें फोर्थ पार्ट में मिलने वाला है। तो भाई हमारा फोर्थ पार्ट ही 100% करेक्ट आंसर होने वाला है।
और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको एंटोनिम बताना है। अनवर्दी वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने। अनवर्दी का मतलब वैसे अयोग्य होता है। अनवर्दी वर्ड का एंटोनिम क्या होगा आपको ये बताना है। तो डिजर्विंग, ट्रस्टवर्दी, हेल्पफुल और अनस्किल्ड। अब अगर मुझे एंटोनिम चाहिए इसका, तो अनवर्दी अयोग्य हो गया और डिजर्विंग, अनवर्दी अयोग्य हो गया और डिजर्विंग क्या हो गया, योग्य हो गया। अनवर्दी अयोग्य, डिजर्विंग योग्य। ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र हो गया, हेल्पफुल अनस्किल्ड अकुशल हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है एंटोनिम अनवर्दी के लिए, दैट इज डिजर्विंग। मीन्स आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। एज लॉन्ग टू, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है अगर ज़रूरत है तो। अगर नहीं ज़रूरत है, लग रहा है सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, तो एज लॉन्ग टू फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल आर कंस्ट्रक्शन ड्रीम्स हैव बीन डेफर्ड। बेसिकली अगर मैं डेफर्ड वर्ड की बात करूं तो डेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करना। स्थगित, डेफर्ड का मतलब क्या हो गया, स्थगित हो गया। ठीक है। सो एज लॉन्ग टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सो लॉन्ग एज आ जाएगा। एज लॉन्ग टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सो लॉन्ग एज आ जाएगा। अब सो लॉन्ग एज अगर आ जाएगा तो आंसर हमारा सीधे सीधे थर्ड पार्ट चला जाएगा। सो लॉन्ग एज फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल आर कंस्ट्रक्शन ड्रीम्स हैव बीन डिफर्ड। मतलब जब तक कि फंडिंग अवेलेबल नहीं हो जाती, हमारा जो कंस्ट्रक्शन ड्रीम्स हैं हैव बीन डिफर्ड, वो स्थगित हैं, वो रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको एक स्टेटमेंट मिल रहा है, इसका आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, करेक्ट कौन सा होगा। द लॉयन आस्क्ड द लॉयनेस, मतलब शेर ने शेरनी से पूछा, वेयर विल यू हाइड योर सेल्फ एंटिल आई रिटर्न, मतलब जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम अपने आप को कहाँ छुपाओगी, कहाँ छुप के रहोगी, कुछ ऐसा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम जाते हैं और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसी से हम स्टेटमेंट को जोड़ते हैं और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव बनाते हैं, ये भी हमें पता है। तो अब यहां से अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, तो सबसे अप्रोप्रिएट पार्ट क्या, वेयर विल तो जाएगा नहीं भाई, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा। वेदर लगा दिया यहाँ पे, वेयर से ही स्टेटमेंट जुड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड पार्ट को, द लॉयन आस्क्ड द लॉयनेस वेयर शी विल, फ्यूचर में तो नहीं जाएगा, जब आस्क्ड दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी, सीधी सी बात है। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें, द लॉयन आस्क्ड द लॉयनेस वेयर, अब देखो यहाँ पे विल का वुड भी आया है, शी का यूज किया है लॉयनेस के लिए, हाइड हरसेल्फ अंटिल ही रिटर्न। ये स्टेटमेंट सही है बाकी सबसे,
ये स्टेटमेंट सही है बाकी सबसे, लेकिन बिल्कुल करेक्ट है ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाना पड़ता है। बाकी सबसे सही है, लेकिन एक्चुअल में ये वुड शी की जगह पे शी वुड होना चाहिए। क्या समझ आया मैं जो कह रहा हूं? जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट स्पीच में इंफॉर्मेशन होती है। कुछ याद आ रहा है देवियों और सज्जनों? हाँ, तो एक्चुअल में अभी भी इसमें फ्लॉ है, लेकिन बाकी सबसे अप्रोप्रिएट ये स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, बाकी सब तो सीधे सीधे एलिमिनेट ही हो जा रहे हैं, तीनों के तीनों ऑप्शंस, और सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आपको मिल रहा है दैट इज डी पार्ट। तो जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हैं, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेस्टिविटी, बहुत ही प्यारा वर्ड है फेस्टिविटी। अगर मैं फेस्टिविटी वर्ड की बात करूं, यहां पे हमें फेस्टिविटी के सैनोनिम की जरूरत है। हमें बताना है फेस्टिविटी वर्ड का सैनोनिम क्या होने वाला है। ठीक है, बेसिकली फेस्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फेस्टिविटी को हम उत्सव से रिलेट कर सकते हैं। फेस्टिविटी मीन्स क्या हो गया? उत्सव हो गया। और अगर मैं यहीं पे कैलिब्रेशन की बात करूं तो व्यास मापन, व्यास मापन से कैलिब्रेट करते हैं ना, तो वही कैलिब्रेशन है आपका। फाउंडेशन तो नींव हो गया। बॉदरेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, बॉदर मीन्स परेशान होना होता है, बॉदर परेशान करना, परेशान होना, तो बॉदरेशन का मतलब हो गया चिंता। बॉदरेशन का मीनिंग क्या हो गया? चिंता हो गया। और सेलिब्रेशन भी कहीं ना कहीं उत्सव ही है, तो फेस्टिविटी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाने वाला है दैट वुड बी सेलिब्रेशन, और आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको गिवन सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बताना है, मीन्स ये एक्टिव में है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स पैसिव वॉइस। स्टेटमेंट क्या है? द इंस्पेक्टर हैड ऑलरेडी प्रूव्ड द केस। द इंस्पेक्टर हैड ऑलरेडी प्रूव्ड द केस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन टीम टुक चार्ज ऑफ इट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पैसिव में आपको क्या मिलेगा? हैड के साथ बीन मिलेगा प्लस V3 मिलेगा। हैड के साथ बीन प्लस V3 आपको मिलेगा, यस और नो? तो यहां पे द केस वॉज ऑलरेडी प्रूव्ड, वॉज ऑलरेडी प्रूव्ड गलत हो गया। केस सब्जेक्ट बनेगा लेकिन हैड के साथ बीन, यहां पे हैड है लेकिन बीन नहीं है, सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। द केस हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन टीम टुक चार्ज ऑफ इट। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब द इन्वेस्टिगेशन टीम टुक चार्ज ऑफ, अगेन टुक का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं, गलत हो रहा है। टेंस चेंज नहीं होता। देखो अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं हमसे जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करते हैं मीन्स नरेशन को जब हम चेंज करते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट में बदलते हैं, ये फैक्ट है, करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो वहां पे टेंस चेंज नहीं होता, टेंस सेम रहता है। तो ऐसी गलती कभी भी मत करो कि लाइक कोई प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपने उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। हैज हैव मिल रहा है तो पैसिव में भी हैज हैव भी मिलेगा, बस बीन आ जाएगा उसके साथ। हेड वाले ऑप्शन को मत चूज करो। हैज हैव का हेड कब होगा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, देखिए एक बार कि इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। द बोट फ्लोटेड डाउन द रिवर एंड रीच द अदर बैंक। Thinking that she was dead, her friend secretly took her and abandoned her in a boat. The people on the bank took her to a hospital and saved her. देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे अच्छा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ध्यान से देखो, छोटी सी कहानी है। फर्स्ट, smelling a flower given by the magicians, Shweta fell down unconscious. जैसे ही श्वेता ने मैजिशियन के द्वारा दिए गए फ्लावर को स्मेल किया, श्वेता गिर गई और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गई। ठीक है, डी के बाद हम बी पे चले गए। थिंकिंग दैट शी वॉज डेड, थिंकिंग दैट शी वॉज डेड, her friends secretly took her and abandoned her in a boat. मतलब ये सोच के कि वो मर चुकी है, उसके फ्रेंड्स जो है चुपचाप उसे ले गए और बोट पे छोड़ दिया। ठीक है, डी के बाद बी, आफ्टर दैट ए, थर्ड, द बोट फ्लोटेड डाउन द रिवर एंड रीच द अदर बैंक। बोट जो थी वो तैर के रिवर में गई और अदर बैंक पे पहुंची, अदर किनारे पे पहुंची रिवर के। फोर्थ, द पीपल ऑन द बैंक टुक हर टू अ हॉस्पिटल एंड शेव्ड हर। उस बैंक पे, उस किनारे पे जो लोग थे वो उसे हॉस्पिटल ले गए और उसे बचाया। डी बी ए सी, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। और इस बेस पे अगर हम देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है हमें, सेकंड वाला। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे ही आपको डी ऑप्शन फर्स्ट पता चला, आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट पहले ही हो गया, और जैसे ही आपको पता चला कि डी के बाद बी होगा, वैसे ही आपका ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचा है जो हो सकता है, जो होगा, दैट इज सेकंड पार्ट। मतलब हमने पूरा अरेंजमेंट जरूर किया, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप एलिमिनेशन करेंगे इस तरह से तो आप क्वेश्चंस को इन टाइम कर पाएंगे। और एग्जाम में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, दैट यू नीड टू फोकस। आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला भी आपका रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ से तो कैसे हम स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। Their classmate Kaushal hardly studied and spent much of his time wasting on petals. Petals का मतलब गप लड़ाना होता है, गप मारना, बकबक करना, कुछ ऐसे petals को हम रिलेट कर सकते हैं। He made himself busy by collecting old pens and used paper in order to avoid studies. Again गलत हो गया। Poonam, the class teacher, was very much loved and respected by her students. तो पहला स्टेटमेंट तो यही हो जाएगा, इंट्रोड्यूस कर रहा है जो क्लॉज को। पूनम द क्लास टीचर was very much loved and respected by her students. फर्स्ट हो गया हमारा। सी के बाद हम डी पे चले गए। थ्री ऑफ देम, देखो स्टूडेंट्स की बात हो रही है। थ्री ऑफ देम वर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्टडिंग विद पूनम। उन स्टूडेंट्स में से जो थ्री स्टूडेंट्स थे वो सबसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ज़्यादातर टाइम उन्होंने, मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्टडिंग विद पूनम, ज़्यादातर टाइम उन्होंने पूनम के साथ स्टडी करने में बिताया। अगेन ए पे हम चले गए।
Their classmate Kaushal hardly studied and spent much of his time wasting on prattles. उनका जो क्लासमेट था कौशल, वो मुश्किल से ही पढ़ता था, मतलब नहीं पढ़ता था, और ज़्यादातर टाइम अपना गप लड़ाने में, बकबक करने में बिताता था। ठीक है। अब he made himself busy collecting old pens and used papers in order to avoid studies. अब वो क्या करता था, वो अपने आप को बिजी रखता था किस चीज़ में, ओल्ड पेन्स को कलेक्ट करता रहता था, यूज्ड पेपर्स को कलेक्ट करता रहता था, जिससे वो स्टडीज़ को अपनी अवॉइड कर पाए। समझ गए ना? तो बिल्कुल आपका जो आंसर जाने वाला है यहाँ पे वो CDA भी जाने वाला है, और इस बेस पे आपका सेकंड पार्ट बिल्कुल सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सी के बाद जैसे ही आपको डी मिलता है वैसे ही फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है आपका, और इसके बाद आपको ए मिल रहा है तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। वैसे काफ़ी क्लोज ऑप्शन थे आपके ये, ठीक है, काफ़ी क्लोज ऑप्शन थे, लेकिन ए के बाद बी आएगा, बी के बाद अगर ए आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले कौशल की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे की बात करेंगे ना उससे रिलेटेड। ठीक है। सो आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर 100% करेक्ट है इस रीअरेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। देखो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड हमें बताना है, और अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्यारा वर्ड है यहाँ पे जो फंसा रहा है हमें, दैट इज़ व्हाट, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव वर्ड को ध्यान से देखो, इट शुड बी ल्यूक्रेटिव, इट शुड बी व्हाट, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव को अगर हम रिलेट करें तो ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, लाभप्रद। सबसे अच्छा ऑप्शन ल्यूक्रेटिव ही जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हो गया, प्रोडक्टिव अगेन, अगर हम बात करें पिलेटिव, प्रोडक्टिव भी सही है स्पेलिंग आपकी, पिलेटिव की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस वर्ड को अगर हम रिलेट करें पिलेटिव, तो इसका मतलब होता है प्रशामक उपचार से हम पिलेटिव को रिलेट कर सकते हैं, शांति देने वाले, या फिर कोई भी मेडिसिन ऐसी जो एक तरह से एक ट्रीटमेंट है, किसी चीज़ का उपचार है, उसको हम पिलेटिव से रिलेट कर सकते हैं। पैलिएटिव एक्चुअल में ये वर्ड होता है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है ल्यूक्रेटिव, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो ये भूवैज्ञानिक हो गया, और अगर मैं भूवैज्ञानिक की बात करूं तो वो कौन होता है, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब क्या होता है, भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट। अब अगर मैं बात करूं जियोग्राफर की, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं जियोग्राफर की तो भूगोलवेत्ता हो गया, भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट आप सभी जानते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट हो गया। अब ये जेमोलॉजिस्ट तो मीनिंगलेस है, ये तो स्पेलिंग ही गलत है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, फर्स्ट पार्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इन अ फॉग, इफ समवन इन अ फॉग, फॉग में जब हम होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, दिख नहीं रहा होता है आगे का, ठीक है। तो इन अ फॉग ये जो इडियम है ना, इसका भी मीनिंग कुछ उसी तरह का है, मतलब जो बंदा कंफ्यूज्ड है, स्तब्ध है, टीज्ड है, समझ नहीं पा रहा क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड इन अ फॉग। अब अगर मैं बात करूं, ज्यादातर लोग क्या पिक करेंगे इसमें, ट्रैप्ड इन अ फॉगी वेदर, मतलब फॉगी मौसम में कोई बंदा ट्रैप हो गया, फंस के रह गया, ज्यादातर लोग ऐसा पिक कर देते हैं आंसर, जो गलत हो जाएगा,
क्योंकि ईडियम को अगर आपने उसके मीनिंग से रिलेट किया तो फंस जाओगे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन मिल जाता है, जैसे इन अ फॉग मतलब हम कंफ्यूज हैं, आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो अगर आप उस सेंस में कंफ्यूज्ड को रिलेट कर रहे हैं तो आप सही हैं। कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड, एक्चुअल मीनिंग इसका यही है। अब साइटलेस एंड ब्लाइंड, साइटलेस को अगर हम रिलेट करें तो दृष्टिहीन होता है, तो इसका भी कोई चांस नहीं है। डिस्टर्ब्ड एंड अनहैप्पी, अगेन रॉन्ग, ये सारे रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि इन अ फॉग का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज लॉन्ग एज शी लाइक्स क्रिकेट। पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज लॉन्ग एज शी लाइक्स क्रिकेट। अब एज लॉन्ग एज को आपको रिप्लेस करना है ना, आप एज लॉन्ग एज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखिए, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर आपको लग रहा है सही है तो नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, एज लॉन्ग एज ही अगर आपको सही लग रहा है, एज मच एज मैनी एज, सो लॉन्ग एज, क्या होना चाहिए आंसर। देखो, हमें स्टेटमेंट को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझ अच्छे से आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर तो रॉन्ग है, एज लॉन्ग एज तो नहीं होना चाहिए, ना ही सो लॉन्ग एज को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे, एज मच एज ऐसा कुछ जा सकता है ये स्ट्रक्चर, एज मच एज आपका स्ट्रक्चर जा सकता है। और यहां से अगर हम देखें, पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज मच एज शी लाइक्स क्रिकेट, कुछ ऐसा। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाने वाला है, सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब नो इम्प्रूवमेंट, एज मैनी एज, सो लॉन्ग एज, ये सब गलत हो जाएगा, आंसर आपका बी पार्ट जाएगा। और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98। द वॉल फेल डाउन विद अ बिग हिस, स्क्रीच, मर्मर, बैंग। एक्चुअल में जैसे कहते हैं ना कि सरसराहट की आवाज के साथ दीवार बिल्कुल गिर गई, ध्वस्त हो गई, समझ गए ना। तो अब यहां से अगर आप देखें 98 के लिए, मर्मर, मर्मर वुड बी देयर, सरसराहट, बड़ी सरसराहट की आवाज के साथ दीवार जो है ध्वस्त हो गई। हिस का मतलब तो फुफकारना होता है, ठीक है। और अगर मैं स्क्रीच की बात करूं तो ये स्क्रीच का मतलब क्या होता है, कर्कश आवाज से चिल्लाना, कर्कश आवाज से चिल्लाना स्क्रीच होता है, स्क्रीच। अगर मैं बैंग की बात करूं, बैंग भी काफी प्यारा वर्ड है यहाँ पे, बैंग को रिलेट करूं तो जोर से टकराना, कुछ ऐसे आप बैंग को रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, दैट वुड बी मर्मर। आगे बढ़ जाते हैं। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। देखो, कंडीशन ऑफ स्लीप को अगर हम रिलेट करें तो वो सोमनम्बुलिज्म से ही रिलेट करेगा, क्योंकि सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, निद्राचारिता से आप रिलेट कर सकते हैं, नींद में चलने वाला, कुछ ऐसे आप, तो नींद से रिलेटेड एक ही वर्ड है। अब अगर मैं डिहाइड्रेशन की बात करूं तो डिहाइड्रेशन को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं निर्जलीकरण से, शुष्कीकरण से, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अगर मैं वर्ड देखूं यहाँ पे तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज हो गया। हाइबरनेशन की बात करूं तो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, शीत निद्रा, शीत निद्रा, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फर्स्ट पार्ट ही है, और जो भी फर्स्ट पिक कर रहे हैं करेक्ट है वो। चल आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो प्यारा वर्ड है काफी। मैस्ट्रो वर्ड का आपको क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। मैस्ट्रो वर्ड का एंटोनिम क्या होने वाला है आपको ये देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है। सबसे पहले मैस्ट्रो वर्ड को जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मैस्ट्रो का मीनिंग होता है माहिर या उस्ताद।
किसी भी फील्ड में कोई बंदा माहिर है, उस्ताद है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं मेस्ट्रो से, ठीक है। कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में माहिर है, उस्ताद है, उसको हम मेस्ट्रो से रिलेट कर सकते हैं। सो इंथुजियास्ट को हम जोशीले से रिलेट कर सकते हैं। एमेचर का मतलब होता है शौकिया, या फिर किसी भी फील्ड में जो नया है, अभी शौकिया लेवल पे कर रहा है, प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अमेचर। तो एमेचर को हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे, मेस्ट्रो के अपोजिट वर्ड की तरह। यहां आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। कनेसर का मतलब होता है पारखी। पारखी समझ रहे हो ना, जो परख लेता है चीजों को, दैट इज पारखी। टीचर तो अध्यापक है ही है, ठीक है। सो अब मेस्ट्रो के लिए जो करेक्ट सबसे अप्रोप्रिएट जो आपका एंटोनिम जाने वाला है, दैट इज एमेचर। हाँ, जांचकर्ता से भी कनेसर को रिलेट कर सकते हैं, जो जांच करता है चीज़ों की, जांचता है चीज़ों को, उससे भी हम कनेसर को रिलेट कर सकते हैं, वो भी सही है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाने वाला है यहाँ पे, दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं, सभी का 100% आंसर करेक्ट है, सभी का 6 लग रहा है। तो आज का एसटी डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज के एसटी डिस्कशन में आपने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी होंगी, नए नए वर्ड सीखे होंगे, नए नए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपने ज़रूर सीखे होंगे। बेसिकली जब भी हम एसटी कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि हम अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। जब भी हम एसटी करें तो खुद से सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है, एसटी को खुद से क्वेश्चंस का आंसर करने की हमें कोशिश करनी है। क्योंकि जब हम खुद से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आंसर पहले करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे, तो हम कुछ नया सीख पाएंगे। दूसरी चीज़, कॉपी और पेन के साथ हमेशा बैठना है जब भी हम एसटी दें, तो एसटी का सॉल्यूशन से रिलेटेड क्लास करें तो। और जो भी क्वेश्चंस, सपोज कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, उसे तुरंत राइट डाउन कर लो। अगर कोई क्वेश्चन अभी एंटोनिम में आया है, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में वो सिनोनिम में आ जाए, या उसी तरह का वर्ड आपको फिलर में मिल जाए, तो वहां पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे वन ऑफ द का एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, उसके साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसको लिख लेना है। एसटी को सॉल्व करने के सबसे अप्रोप्रिएट तरीके यही है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।